बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। सीएम धामी ने की केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात। सीएम ने दी ऊर्जा मंत्री का पदभार संभालने पर उनको बधाई। मुलाकात के दौरान कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। राज्य के लिए बिजली आपूर्ति स्थायी रूप से देने का किया अनुरोध। तो ऊर्जा मंत्री देश के मनोहर लाल खट्टर से सीएम धामी की मुलाकात हुई है और राज्य के लिए बिजली आपूर्ति स्थायी रूप से देने का अनुरोध किया है। यहाँ पर सीएम धामी ने मनोहर लाल से सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और ऊर्जा मंत्री का पदभार संभालने पे उन्हें बधाई दी। तो सीएम धामी इन दिनों दिल्ली में हैं और तमाम केंद्रीय नेताओं को बधाई दे रहे हैं। सभी का प्रोटोकॉल निर्धारित हो गया है, पोर्टफोलियो मिल गए हैं, लिहाजा सीएम धामी सभी से मुलाकात कर रहे हैं। उत्तराखंड की समस्याओं से, उत्तराखंड की मांगों से तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं सबको अवगत करा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, पुष्पगुच्छ भेंट कर रहे हैं, भेंट दे रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं कि उत्तराखंड के लिए क्या कुछ समस्याएं हैं जिनको केंद्र सरकार को करना है। इसी के क्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से सीएम धामी ने मुलाकात की और ऊर्जा मंत्री का पदभार संभालने पर उन्हें ढेरों बधाई भी दी है। उत्तराखंड में एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसको देखते हुए रामनगर एसडीएम ने रामनगर क्षेत्र में पड़ने वाली नदी नालों का निरीक्षण किया और जो भी खामियां पाई गईं उनको तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 4 दिन के लिए पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक तेज बारिश के साथ आंधी चलने की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चंपावत, टिहरी और पौड़ी जिले में बिजली चमकने के साथ ही तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि आप वर्षा काल से पूर्व नालियों की, नहरों की, जहाँ पे कि आपदा के दृष्टिगत संवेदनशील है, उन जगहों का निरीक्षण कर लिया जाए और वो ये देख लिया जाए कि आपदा से पूर्व की तैयारियां कर दी गई हैं कि नहीं कर दी गई हैं। उसी संबंध में नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत विभिन्न नालियों की सफाई, नहरों की सफाई का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा ये कान्या क्षेत्र में और आपका चोरपानी क्षेत्र में भी जो नाला है, इसमें भी जो सफाई कार्य किया गया उसका निरीक्षण किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 112 यूपी के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। दूसरे चरण में पीआरबी वाहनों की संख्या को 4,800 से बढ़ाकर 6,278 किया गया है। इस मौके पर सीएम योगी ने एडवांस्ड पीआरबी वाहनों का फ्लैग ऑफ किया, साथ ही ट्रैफिक पुलिस को एसी हेलमेट का भी वितरण किया, जिससे तपती धूप में खड़े होने वाले ट्रैफिक पुलिस के जवानों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश पुलिस ने देश में न केवल अपनी पहचान बनाई है, बल्कि उत्तर प्रदेश को भी एक नई पहचान दिलाने की भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्पष्ट रूप से हम सबको और दुनिया को दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे हमने प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया, आज परिणाम सबके सामने है कि उत्तर प्रदेश देश में दूसरी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। उत्तर प्रदेश पुलिस की दिशा से आज का एक कार्यक्रम स्मार्ट पुलिसिंग की अपने 7 वर्ष की चल रही प्रक्रिया को एक नई ऊंचाई की ओर पहुंचाने का एक अभियान है। इस अवसर पर पीआरबी 112 के आधुनिकीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयास के क्रम में आज के इस कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि सुशासन की पहली शर्त है कानून का राज, और कानून की राज की सबसे पहली शर्त है
सुरक्षा और संरक्षा का एक बेहतर वातावरण, और यह सुरक्षा का वह वातावरण राज्य का दायित्व है और राज्य के इस दायित्व को बखूबी निर्वहन करती है हमारी पुलिस। समय के अनुरूप हम पुलिस का आधुनिकीकरण कर सके, ये मांग लंबे समय से चली आ रही थी और इन्हीं सब बातों को लेकर के डीजीज कॉन्फ्रेंस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा था, स्मार्ट पुलिसिंग की एक नई अवधारणा दी थी। स्मार्ट पुलिसिंग क्या है, इसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कहा था। स्टिक एंड मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टेक्नो सेवी एवं ट्रेंड, यह कानून के प्रवर्तन के लिए स्मार्ट पुलिसिंग किस नई अवधारणा पर आधारित जो एक नई दृष्टि माननीय प्रधानमंत्री जी ने डीजीज कॉन्फ्रेंस में देश भर से आए हुए पुलिस महानिदेशकों के सामने कही थी, उसी श्रृंखला में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने यहां इन सभी बातों को अक्षरशः उतारने का प्रयास किया है। आज हम सब इस बारे में देखते हैं कि पिछले 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस ने देश के अंदर न केवल अपनी एक नई पहचान बनाई है, बल्कि उत्तर प्रदेश को भी एक नई पहचान दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। पिछले 7 वर्ष के अंदर कानून का राज उत्तर प्रदेश में दिखाई दे, यह भी स्पष्ट रूप से हम सबको और दुनिया को भी दिखाई दे रहा है। इस कानून के राज ने पुलिस को भी सम्मान दिलाया, उसको विश्वास का प्रतीक भी बनाया, लेकिन राज्य को एक नई पहचान देने के साथ ही निवेश और व्यापार की नई संभावनाओं, विकास और रोजगार की एक नए युग में उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम भी किया। मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब मैं पहली प्रशासनिक बैठक ले रहा था, तब मैंने यूपी की अर्थव्यवस्था के बारे में जब जाना तो मुझे बताया गया कि आबादी में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था था। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने कानून का राज प्रदेश के अंदर स्थापित किया, सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण दिया, आज परिणाम हम सबके सामने है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर दूसरी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है और तेजी के साथ देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नए युग में प्रवेश किया है। निवेश और इन्वेस्टर समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कैसे होने चाहिए, उसका एक उदाहरण भी उत्तर प्रदेश ने आज प्रस्तुत किया है। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीतापुर से बड़ी खबर आ रही है। डीएम अभिषेक आनंद ने संभाला पदभार। कलेक्ट्रेट सभागार में मातहतों के साथ की बैठक, सभी को दिए जरूरी दिशा निर्देश। सरकारी योजनाओं का 100% हो क्रियान्वयन। तो ये डीएम ने निर्देश दिए हैं। पदभार उन्होंने संभाला है सीतापुर में और अभिषेक आनंद ने पदभार संभाला। नए डीएम के रूप में वो पदभार संभालते हुए सरकारी योजनाओं में 100% क्रियान्वयन हो, ऐसा उन्होंने निर्देश दिया है।
अपने समकक्ष काम करने वाले तमाम लोगों को। और आज क्योंकि पहला दिन है तो मैं सभी अधिकारियों के साथ अभी राजस्व और विकास के जितने अधिकारी हैं उनके साथ बैठ के समीक्षा करूंगा। उसके बाद हम लोग अपनी प्राथमिकता तय करेंगे। लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन की प्राथमिकता है कि लोगों की समस्याओं का हम क्वालिटीपूर्ण निस्तारण करेंगे, जन समस्याओं का निस्तारण करें, उनका वो तो जरूर प्राथमिकता रहेगी। और क्योंकि बारिश का मौसम है, बाढ़ के भी प्रभाव आने के हैं, तो बाढ़ और जल भराव पे भी हम लोग इस पर त्वरित गति से काम करेंगे। सीतापुर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है और यहाँ पे पर्यटन विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रालय नैमी स्ट्रिप का भी विकास किया जा रहा है, तो उसका भी पूर्ण विकास कराना एक प्राथमिकता है। और बड़ी खबर मुरादाबाद से आ रही है। बारात का खाना खाने से हुई फूड पॉइजनिंग से 40 लोग बीमार हुए। बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 20 लोगों को डिस्चार्ज कर घर भेजा गया है। करीब 20 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। बिलारी थाना क्षेत्र के सिहाली माला गांव का ये पूरा मामला है, जहां बारात का खाना खाने से 40 लोग बीमार हो गए, फूड पॉइजनिंग की चपेट में आ गए। 20 लोग फिलहाल अब स्वस्थ हो चुके हैं, जिन्हें घर भेज दिया गया है, लेकिन अभी भी 20 लोगों का इलाज चल रहा है। और फूड पॉइजनिंग होने के बाद जो है उन लोगों ने 108 को कॉल किया। यहाँ पे लोग आए, 40 मरीजों को यहाँ पे भर्ती करके इलाज किया गया, जिसमें 20 मरीजों को इलाज करके रात में ही छुट्टी कर दी गई। और अभी भी जो है 4 मरीज हमारे यहाँ भर्ती हैं और एक मरीज जिसका सैचुरेशन थोड़ा सा कम हो रहा था, उसको जिला अस्पताल के लिए रेफर। संभल से बड़ी खबर आ रही है। तपती गर्मी से निजात मिली है संभल वासियों को। झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। देर रात जमकर हुई झमाझम बरसात, जिससे लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है संभल वासियों को। और पारा काफ़ी नीचे आ गया है। तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली है, प्रचंड गर्मी से राहत मिली है और झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को बहुत आराम मिला है गर्मी से, क्योंकि बारिश का इंतज़ार सभी लोग कर रहे हैं। और संभल में रात में झमाझम बरसात हुई, जिससे तापमान तो गिरा ही और मौसम भी सुहावना हो गया है। बहुत बढ़िया, एकदम मूसलाधार आनंद आ रहा है। कब से बारिश पड़ रही संभल में? रात को 2:30 बजे से। इससे पहले कैसी गर्मी पड़ रही थी? अरे उम्मस बिल्कुल बेकार, बिल्कुल। आप कहाँ से आ रहे हैं? उतार हो रहे हैं बारिश में, कहाँ से आ रहे हैं? हम मंदिर से आ रहे हैं। मंदिर से आ रहे हैं, बारिश का आनंद ले रहे हैं? हाँ एकदम बिल्कुल। और हम बारिश के आने से पहले पूजा का आनंद ले रहे हैं। बारिश तो 2-3 दिन से हो रही थी, लेकिन बहुत हल्की हल्की रूप से हो रही थी। जो आज ये बारिश हो रही है, अच्छी बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। और इससे एहसास हो रहा है कि बाहर सड़कें भी जलमग्न हो गई होंगी। आज जो धरती सूखी हुई थी, धरती माँ प्यासी थी दिनों से, तो पूरा पानी प्राप्त हो गया होगा। कितने बजे बारिश पड़ रही है? ये सुबह 3 बजे से पड़ रही है। मैं यहाँ जैन मंदिर में खड़ा हूँ, क्योंकि आज भगवान का गर्भ करने वाला के बाद सूर्य भगवान का हमें मंदिर भी खोलना है सुबह, तो सुबह से देख रहे हैं बारिश खूब ज़्यादा पड़ रही है। बढ़ेंगे आगे। सोनभद्र के विकासखंड चतरा के मऊ कला धरदासपुर गांव में स्थित गौशाला की पड़ताल करने पर पशुओं की दुर्दशा सामने आई है। जहां एक गाय मरणासन पर पड़ी मिली, वहीं मौके पर एक केयरटेकर ने बताया कि पशु डॉक्टर या कंपाउंडर 3-4 दिन में आते हैं। पशुओं को देने वाले भूसे में मिट्टी है जो पशु नहीं खाते हैं। 370 पशुओं के बीच केवल 4 बोरी पशु आहार दिया जाता है। इससे पशुओं का भोजन पूरा नहीं हो पाता, इसलिए उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पशुओं को सूखा भूसा ही दिया जाता है। यहाँ प्रतिदिन 3-4 पशु की मौत होती रहती है। यहाँ तक कि गौशाला में पानी पीने के लिए भी बनाए गए हौदे में पानी गंदा रहता है, जो कि तेज़ धूप में गर्मी के चलते गर्म हो जाता है और पीने लायक ही नहीं रहता। इस गौशाला में लगभग 370 से ज़्यादा पशु रखे गए हैं। इस गौशाला में देखभाल करने के लिए 6 केयरटेकर कर्मचारी लगाए गए हैं, लेकिन मौके पर एक ही सफाई कर्मचारी देखभाल करते हुए पाया गया है। 370 यहाँ पे पशु का स्थिति बा? पशु एकदम सब हड्डी देखा था काहे? अब चारा भूसा जौन बात on देते भाई जा जौन रही तो ना दीजिए। भूसा तो अच्छा दिखात नहीं बा। ना ही गंदा वाला।
कैसन गंदगी बा? माटी वाला तक का खाऊं कितना पस। अच्छा, भूसा में मट्टी बा। हाँ। तो पशु नहीं खाता। अच्छा, यहाँ पशु का मरे के का स्थिति बा? कितना पशु मरे? आज यह नहीं लदाल, नहीं तो रोजा 2 ठे 3 ठे जरूर लादत है रोज। महीना में 70-80। अब एक महीना में अब 3 ठे, अब 30 ऐसे तो बहुत हो गया। 90 हो गया। हाँ, 90 पशु एक महीने में 90-100 पशु मर जाना। तब जे अब पशु कितना आवन? बस कहियो 4 ठे, कहियो 2 ठे, कहियो अइबो नहीं करता है। वर्तमान में 8 गौशालाएं चल रही हैं। तो इसमें वहाँ पे कितने पशु? कुल मिला के 2240 पशु हैं। तो सर, एक पशु का जैसे गौशाला की अगर पड़ताल किया गया है, वहाँ पे पशुओं की स्वास्थ्य की स्थिति सही नहीं है और उनके केवल हाड़ मांस दिख रहे हैं और वो कभी स्वस्थ दिख रही है। हाँ, थोड़ा सा कमजोर होने का कारण ये है कि जो अभी पिछले साल का टेंडर हुआ था उसमें सिर्फ भूसा का हुआ था। अब भूसा खिलाने से पशु इतना स्वस्थ नहीं हो सकता जितना कि होना चाहिए। उसके लिए हम प्रक्रिया कर रहे हैं जल्दी से डीएम साहब के निर्देश पे कि साइलेज और पशु आहार का भी कर रहे हैं, जो कि जल्दी आपको अगले महीने से उसका रिजल्ट दिखने लगेगा कि स्वस्थ जानवर। बाराबंकी में दरोगा अरुण यादव ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार दी, जिससे दरोगा की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। बताया गया कि मृतक दरोगा कानपुर का रहने वाला है, जिसकी कुछ दिन पहले ही बाराबंकी की कोठी थाना में तैनाती हुई थी। क्योंकि काफी देर तक वो दिखाई नहीं दिए तो तुरंत आके उन्होंने थाना प्रभारी को, अन्य पुलिसकर्मियों को अवगत कराया। थाना प्रभारी वहां पर जब जाकर देखे, वहां पर पाया गया कि अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। फिर दरवाजे को वीडियोग्राफी कराते हुए उसको बलपूर्वक खोला गया और देखा गया कि उनको फायर आर्म इंजरी है सिर में और वो नीचे आंखें मुंह गिरे हुए हैं। उनके पास से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने माइग्रेन से, उसके दर्द से परेशान होकर सुसाइड करने की बात उन्होंने कही है। इस सुसाइड नोट का परीक्षण किया जाएगा। मुजफ्फरनगर के तितावी क्षेत्र में जागाहेड़ी टोल पर हरियाणा के कार चालकों और टोल कर्मियों के बीच मारपीट हो गई। दोनों के बीच टोल को लेकर जमकर मारपीट हुई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया और आगे की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि कार सवार युवक हरियाणा से हरिद्वार जा रहे थे, जहां टोल देने को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरियाणा से एक बलेनो गाड़ी में 4 युवक हरिद्वार के लिए जा रहे थे। जागाखेड़ी टोल प्लाजा पर टोल देते समय इन लोगों का कर्मचारियों से कुछ विवाद हुआ। इन हरियाणा के लोगों ने टोल के कर्मचारियों से मारपीट करके, जिस पर टोल कर्मी भी सभी इकट्ठा होकर इनके साथ मारपीट की। इस सूचना पर तुरंत थाना प्रभारी और मैं मौके पर पहुंचे। सभी लोगों को मौके से पकड़ लिया गया है। दोनों बच्चों को थाने लाया गया है, बातचीत की गई है। दोनों की तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और वजह। संभल के हयातनगर थाना के कस्बा सरायतरीन में मुखबिर की सूचना पर एक मकान में छापेमारी की गई, जहां जुआ खेलते हुए 6 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जुआरियों के पास से पुलिस ने 97,000 नकदी बरामद की है। साथ ही मकान से अवैध गतिविधियां संचालित होने की आशंका में पुलिस ने मकान को भी सील कर दिया है। यहाँ सरायतरीन क्षेत्र थाना क्षेत्र चौकी क्षेत्र में कुछ लोग बहुत दिनों से अवैध जुआ घर चला रहे थे। तो मुखबिर की सूचना पे पुलिस टीम ने दबिश दी। मौके पे हमने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें हामिद, सनोप, अब्दुल समद और उसके अन्य 5 साथियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें मौके से पकड़ा गया, जिन पे करीब 97,000 रुपये की रिकवरी की गई। उसके साथ अन्य उपकरण जैसे दारू की बोतल और खाली गिलास, नमकीन प्लेट और छाछ के पत्ते, कई अवैध तरीके से की जो सामग्री थी वो यहाँ
बदायूं से जबरन युवती का धर्म परिवर्तन और निकाह का मामला सामने आया है, जहां जिला अस्पताल में तैनात फार्मासिस्ट के बेटे ने दूसरे समुदाय की युवती का धर्म परिवर्तन करवाया। पीड़ित युवती का आरोप है कि फार्मासिस्ट के बेटे ने 17 साल की उम्र में उसके अश्लील वीडियो बनाए, जिन्हें वो वायरल करने की धमकी देता था। इसी दौरान उसने जबरन निकाह भी किया। फिलहाल मामले में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम दीक्षा साहू है। मैंने अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में शादी की थी। मेरे हस्बैंड का नाम अजीम अली और मेरे ससुर का नाम डॉक्टर शाकिर अली है। उनकी पत्नी का नाम रेशमा बेगम, साइमा बेगम उनकी बेटी है और मेरे जेठ हैं नदीम अली। उन सब ने मुझ पर इतना प्रेशर डाला, बोल रहे थे कि तुझे धर्म हमारा अपनाना पड़ेगा। उन्होंने मेरा धर्म पूरा चेंज कराने की कोशिश करी और जब मैंने नहीं करी कोशिश तो उन्होंने मुझे मारना तोड़ना और जान से मारने की धमकी दी। जनपद बदायूं के कोतवाली थाना अंतर्गत कबूलपुरा के रहने वाली एक महिला द्वारा अपने पति और ससुराली जनों के विरुद्ध मारपीट और धर्म परिवर्तन जैसे आरोप में एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके संबंध में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना से जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद बदायूं के कोतवाली थाना अंतर्गत कबूलपुरा के रहने वाली एक महिला द्वारा अपने पति और ससुराली जनों के विरुद्ध मारपीट और धर्म परिवर्तन जैसे आरोप में एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके संबंध में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना से जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई। बागपत में मेरठ हाईवे पर तेज रफ्तार बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया। कार को ओवरटेक करते समय बस अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई। हादसे में 20 के करीब बस सवार यात्री घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल और पिलाना CSC में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल कई यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद जिले के तमाम सरकारी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। DM और SP बागपत ने घटना के बाद घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल मौके पर पहुंचे अधिकारी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जान रहे हैं। जी मेरे सामने ये आ रही थी गाड़ी, रोडवेज बस। वो गाड़ी प्राइवेट से ओवरटेक कर रही थी। ओवरटेक करते वक्त उसकी जमीन में एक छोटी गाड़ी भी आ गई और वो गाड़ी पलट गई। पलटने पर मैं तुरंत अपनी 2 गाड़ियाँ और बुलवाई एक्स्ट्रा और सारे पेशेंट तुरंत निकलवा के गाड़ी से CHC पिलाना हॉस्पिटल में शिफ्ट कराई। जो उनका कुछ सामान था वो मैंने थाने के अस्पताल से कह के वो थाने में दीवान जी को दे दिया उन्हीं को। ये गाड़ी से, कार से और रोडवेज की भिड़त। तो क्या हुआ, इसमें कितने घायल हुए? इसमें करीबन 20 लोग घायल हैं। कहाँ भर्ती है? CSC पिलाना। तुम्हें क्या सूचना मिली थी? हैं? तुम्हें क्या सूचना मिली थी? हमें रोड पे हम वापसी आ रहे थे केस करके और हमने देखा एक्सीडेंट है तो हम लेकर चले गए पेशेंट को। मेरठ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने लूटपाट के दौरान युवती की हत्या करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली मारकर घायल कर दिया, जबकि दूसरे को घेराबंदी कर दबोच लिया। लेकिन हत्या का मास्टरमाइंड अभी भी फरार चल रहा है। वहीं पुलिस ने बदमाशों के पास से लूटा गया 25 लाख और सोने के आभूषण बरामद कर लिए हैं और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 4 टीमें लगाई गई थी जो इसकी अपराधी की तलाश कर रहे थे। इसमें वकील खास के द्वारा सूचना मिली, इसमें 2 व्यक्ति जो इसमें इस घटना में सम्मिलित हैं वो परतापुर क्षेत्र में देखे गए। सूचना मिलते ही टीमों को रवाना किया गया। वहाँ पर पहुँच के टीमों द्वारा जो एरिया था उसको कॉर्डन किया गया तथा इनको पकड़ने का प्रयास किया गया। पकड़ने के दौरान इन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति घायल हुआ है जिसका नाम समर बताया जा रहा है, तथा दूसरा व्यक्ति जिसका नाम अयान है वो गिरफ्तार किया गया है। घायल को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, तो इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ है? कैसे लगी गोली? गोली मार दी। किसने मारी? इन्होंने, पुलिस वालों ने। क्यों मारी? बस ये वहाँ से लाए थे उसमें से ऑफिस में से अपने वहाँ लेकर गए थे हमारी तरफ, गोली मार दी।